आप सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 के चैनल के ऊपर। इस वीडियो में कवर करेंगे 8 दिसंबर के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। जैसे रेलवे अब पूछ रहा है क्वेश्चन ना, स्टेटमेंट बना बनाकर डीपली वो हर एक तरीके से हम लोग टारगेट कर रहे हैं करंट अफेयर को, और 10 से 12 मिनट का क्लास है। और एक बात, अब ये मत सोचना ना कि ये क्लास आपको शाम को ही मिलेगा। आपको ये क्लास रोज मिलता था 7 बजे सुबह 7 बजे ही मिलेगा। अगर मैं शाम को देने लगू ना, तो जो अपना टारगेट है, जो अपना स्ट्रैटेजी है 80, 82, 83 नंबर का एनटीपीसी के एग्जाम में, वो पूरा का पूरा हो जाएगा सत्यानाश। क्योंकि 3 बजे वाला टाइम ना दोपहर का, वो आप फिक्स कर चलना, वो जीके के लिए। वरना आप ही बोलोगे भैया करेंट अफेयर आपने अच्छे से पढ़ाया, 18-20 नंबर तो उठ गए, लेकिन जीके में स्कोर नहीं कर पाए। तो बाबू जीके का जो टारगेट दिए और जो जैसे करवाएंगे, अपने को ना ज्यादा नंबर नहीं चाहिए, बस जीके में वहां से 8-9 नंबर का जुगाड़ हो जाए। टोटल 40 में से ना हम लोगों को 28 से 29 नंबर ही चाहिए, बाकी नंबर हम लोग दान दे देंगे। अगर 28, 29, 27 नंबर जीके में आ गया तो आपका रिजल्ट निकलेगा। मैं लिख कर बोल रहा हूं, मैथ रीजनिंग में तो 55 नंबर दिलवा देंगे सबको, ठीक है। और एक बात, करेंट अफेयर क्लास में सिर्फ करेंट अफेयर की बात करेंगे। जो गलती कर चुके हैं, स्टैटिक जीके पढ़ो, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्ञान के चक्कर में ना 1 घंटा 1.5 घंटा देख रहे हैं, नहीं। अब करेंट अफेयर पढ़ने आए हैं तो करेंट अफेयर पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। जैसे रेलवे क्वेश्चन पूछ रहा है वैसे पढ़ेंगे, स्टेटमेंट को याद रखेंगे। इसका पीडीएफ कल का नहीं दिए थे, कल का और आज का दोनों क्लास का पीडीएफ डाल दूंगा क्लास के बाद, ठीक है। और अभी तक 4 क्लास हुआ है, आज 5वां क्लास है। 7 दिन क्लास होने के बाद जो भी एप्लीकेशन पर एनटीपीसी हो, ग्रुप डी का बैच लिए हो, 7 दिन के बाद वीकली टेस्ट होगा। जैसे रेलवे क्वेश्चन बना रहा है वैसे मैं आपका टेस्ट लूंगा, आपको स्कोर करना है, ठीक है। ताकि करेंट अफेयर पर आपका विश्वास आ सके कि भैया अब करेंट अफेयर में ना डर नहीं लग रहा है, वही डर खत्म करना है दोस्त, ठीक है। एक बात और, जो लोग कल तो बहुत लोग लिए, कम से कम ना रिक्वेस्ट कर रहे हैं, टेलीग्राम का वहां पर ग्रुप दिया है, उसी कोर्स के अंदर देखना मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस सब कुछ है। नीचे में देखना टेलीग्राम का ग्रुप दिया गया है, उसमें कम से कम ऐड हो जाना। क्योंकि अब ना बृहस्पतिवार से बोला हूं टारगेट स्टार्ट करेंगे हम लोग डेली का। कैसे पढ़ना है, क्या क्या डेली का टारगेट है बताऊंगा, ठीक है। चलो पहला, और हां कल स्ट्रैटेजी वीडियो डाल दिया हूं कल ही चैनल पर, तो जाकर एक बार देख लेना। आपको मेरे से पढ़ना है, कहीं और से पढ़ना है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चलना कैसे है एक बार आप वो वीडियो देख लीजिएगा, आपको बहुत कुछ आइडिया हो जाएगा, ठीक है। चलो पहला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, भारत के ग्रीन टग ट्रांजिशन प्रोग्राम। अच्छा ये है क्या, पहले ये समझना है, समझाऊंगा। देखो ग्रीन टंग ट्रांजिशन प्रोग्राम, इसकी शुरुआत ना बाबू भाई मेरा 2024 में किया गया था केंद्र सरकार के द्वारा। अब यह है क्या के तहत देश के पहले ऑल इलेक्ट्रिक ग्रीन टग के निर्माण की शुरुआत किस केंद्रीय मंत्री ने की है, जो भारत की हरित समुद्री तकनीक में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। अब यह है क्वेश्चन, क्या समझना, ठीक है। क्वेश्चन स्टेटमेंट कैसे रेलवे बनाएगा वो बताता हूं। देखो सबसे पहला बात ना, ये प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था 2024 में, ठीक है। अब ये जो भी प्रोग्राम है कौन लॉन्च करेगा, जो जल मार्ग मंत्री है, जो शिपिंग मिनिस्टर है, वो कौन है, तो आसाम के पूर्व मुख्यमंत्री कौन, सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा ये स्कीम लॉन्च किया गया है, ये प्रोग्राम बोल सकते हो। इस प्रोग्राम का उद्देश्य क्या है भैया, ये क्वेश्चन बोल क्या रहा है वो समझाओ बहुत सरल भाषा में, समझ गए ना। एक बात समझो, आप कभी देखते होंगे भारत में जितने भी बंदरगाह है, भारत में जितना भी बंदरगाह है, हर बंदरगाह के पास ना एक ग्रीन टग का बहुत बड़ा जहाज होता है, ठीक है। ये जहाज का काम क्या है, वहां पर बाकी जितने भी जहाज होते हैं ना, उसको खींचने में, उसको ढकेलने में इस बड़े ग्रीन टग जहाज का इस्तेमाल किया जाता है दोस्त, ठीक है। सरकार क्या बोल रही है भैया इसको लेकर, सरकार ये बोल रही है ना कि देखो जो ये जहाज चलता है ना, ये चलता था डीजल से, और डीजल से जो भी धुआं वगैरह निकलता है उससे वातावरण जो है वो होता क्या है, दूषित। तो सरकार अब बोली है ना, जो भी ऐसा जहाज है, अब हम लोग ऐसा जहाज बनाएंगे ग्रीन टग जिसमें ना डीजल का प्रयोग एकदम ना हो, वो एथेनॉल से चले, ठीक है, चले हाइड्रोजन से,
एमोनिया से चले लेकिन डीजल का प्रयोग ना हो। यह सरकार का मेन उद्देश्य है। ठीक है, तो ऐसे ग्रीन टग बनाने का उद्देश्य है। सरकार बोली है। अब इस क्वेश्चन से आपको क्या क्या पॉइंट याद रखना है दोस्त, ताकि स्टेटमेंट अगर क्वेश्चन बनाने का प्रयास करे रेलवे तो आप बोलो पढ़कर आए। ठीक है, पहला बात, ग्रीन टग ट्रांजिशन प्रोग्राम जो है आधिकारिक तौर पर 2024 में लॉन्च किया गया था। पहला पॉइंट, ये पहला पॉइंट है जो आपको याद रखना है। दूसरा पॉइंट क्या याद रखना है, जिसका उद्देश्य 2040 नहीं, ये गलती है, ये 2047 होगा। 2047 तक ना भारत सरकार का ये उद्देश्य है ना कि भारत में जितने भी बंदरगाह हैं वहां पर जितने भी ग्रीन टग जहाज हो ना, वो पूरी की पूरी तरह डीजल से ना चलने वाली हो। ठीक है, दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या है दोस्त, तीसरा पॉइंट है अभी वर्तमान में 2025 चल रहा है, सरकार का एक और टारगेट है कि इस योजना के तहत ना 2030 तक कम से कम कुल ऐसे 50 ग्रीन टग जो है वो बना दिए जाए। 2047 तक जितना भी बंदरगाह है उस हर बंदरगाह पर ग्रीन टग जो भी होगा वो ऐसा होगा जो हाइड्रोजन चले एमोनिया से, डीजल से ना चले। लेकिन शुरुआत के 2030 तक ना ऐसे 50 ग्रीन टग बनाने का एक टारगेट रखा गया है। बस ये याद रखना है इस क्वेश्चन से। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे सामने, चक्रवात। ये क्वेश्चन बाबू पुराना है, दिसंबर में 5-6 दिन हो गया, लेकिन एक भी क्वेश्चन छोड़ेंगे नहीं भाई, ये याद रखना। क्वेश्चन बोल रहा है चक्रवात दित्वा, ये जो चक्रवात है, अब ये जो चक्रवात है इससे ना बाबू कौन सा देश प्रभावित हुआ था, ये चक्रवात कहां पर आया था मेनली, तो चक्रवात आया था आपका श्रीलंका के कोलंबो में। सबसे पहला पॉइंट याद रखना है। अब देखो जब चक्रवात आता है तो उस देश में बहुत सारी बर्बादी होती है, तो उस बर्बादी का निदान करने के लिए, उस बर्बादी को ठीक करने के लिए भारत सरकार ने भी हाथ को आगे बढ़ाया, और हाथ को आगे बढ़ाते हुए भारतीय नौसैनिक जहाजों को वहां पर भेजा राहत के लिए। राहत के लिए भारत के नौसेना जहाज गए वहां पर। तो भारत के किन 2 जहाज वहां पर गए थे ये आपको याद रखना है। और ऑपरेशन का नाम क्या है, तो ऑपरेशन का नाम है सागर बंधु। कितना पॉइंट है यार, बहुत पॉइंट है। चक्रवात आया आप सभी का श्रीलंका में जिसका नाम है दित्वा। ठीक है, इसमें भारत के 2 जहाज गए किस ऑपरेशन के तहत, तो सागर बंधु। उस ऑपरेशन का उस जहाज का नाम क्या क्या है, तो उस जहाज का नाम है दोस्त आपका आईएनएस विक्रांत, आईएनएस विक्रांत और आईएनएस उदयगिरी। ये 2 जहाज गए थे सहायता के रूप में। तीसरी बात, जो ये भाई चक्रवात आया था, ये चक्रवात का नाम किस देश के द्वारा सुझाया गया, कौन बोला था, इस चक्रवात का नाम कौन रखा, तो इस चक्रवात का नाम रखा गया था यमन के द्वारा। ठीक है, सकोत्रा के डेटवा लैगून, यमन में ना एक बीच है, समुद्री बीच है, जाओगे ना देखोगे गूगल कर वहां का पानी पूरा नीला है। उसी के थीम के ऊपर ना, उसी के थीम के ऊपर इस चक्रवात का नाम रखा गया जिसका नाम है दित्वा। कौन सा देश, तो यमन के द्वारा यह चक्रवात का नाम रखा गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने, पान मसाला के लिए संशोधित लीगल मेट्रोलॉजी नियम 2025 जो सभी पैक जिनमें 10 ग्राम या उससे छोटे पैक शामिल हो उस पर रिटेल सेल प्राइस दिखाना अनिवार्य कर दिया गया है। अब देखो सिगरेट हो जो कि हानिकारक है या फिर पान मसाला हो, अब उसके ऊपर एकदम बड़े बड़े अक्षर में दाम लिखा रहेगा, उससे नुकसान क्या होगा हर एक चीज पूरा डिटेल में लिखा रहेगा। अब ये सरकार बोली है, एकदम ऑर्डर है। आप देखते होंगे जो भी उसको खाने से पीने से जो नुकसान होता है, नुकसान आप देखोगे ना पैकेट में लिखा है ना बहुत छोटा में, या वो भी लिखा नहीं होता है। अब सरकार बोली है ना, अब दाम भी बड़ा में लिखो और क्या क्या उसके नुकसान हो सकते हैं वो भी चीज पूरा डिटेल में बड़े में लिखना पड़ेगा। जो भी पान मसाला कंपनी है, ये ऑर्डर पारित किया गया है। ये लागू कब से होगा, तो 1 फरवरी 2026 से ये लागू होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, देखो हरमप्रीत कौर को ना
हरमप्रीत कौर को पंजाब नेशनल बैंक ने अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। इसके पहले कभी भी पंजाब नेशनल बैंक का कोई भी महिला ब्रांड एम्बेसडर नहीं बनी थी। ब्रांड एम्बेसडर क्या होता है? अरे उसका जितना भी प्रोडक्ट है उसका प्रसार प्रचार करने के लिए। तो पहली महिला ब्रांड एम्बेसडर बनी है हरमप्रीत कौर। किस बैंक का? तो पंजाब नेशनल बैंक का। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है यहां पर? निम्नलिखित में से किस योजना को 31 मार्च 2030 तक बढ़ा दिया गया है? यह सूक्ष्म उद्यम की क्षमता को मजबूत करने के लिए 3 किस्तों में 15,000, 25,000 और 50,000 के जमानत मुक्त ऋण प्रदान करती है। अब देखो, ये योजना आया था कोरोना काल में। जितने भी स्ट्रीट वेंडर है, जितने भी छोटे व्यापारी हैं, जो मतलब लगाते हैं ठेला वगैरह, उनके लिए योजना आया था 2020 में। ठीक है, उस योजना का नाम बाबू प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि। इस योजना ये योजना आया था आपका 2020 में। अब सरकार बोली है ना, इस योजना के तहत जो भी वेंडर है, जो लगा रहा है ठेला वगैरह, नियम ये था कि सरकार आपको लोन देगी। पहला लोन होगा 15,000 का। अब 15,000 लिए, अपना व्यापार स्टार्ट किए, व्यापार से 15,000 पैसा उठा लिए, सरकार को दे दिए। अगर दे दिए तो सरकार अब आपको अगला लोन कितना का देगी? बढ़ाकर 25,000। 25,000 कमा लिए, उठा लिए, फिर सरकार को दे दिए। अब सरकार कितना का लोन देगी? 50,000 का। ये योजना था। ठीक है, योजना आया था 2020 में। अब सरकार बोली ये योजना भाई सफल रहा, अब ये योजना जो है वो आगे भी जारी रहेगा। और कब तक? 31 मार्च 2030 तक इस योजना को और आगे तक टान दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने देखो, किस राज्य ने ग्रामीण संपत्ति रिकॉर्ड को नियमित और प्रबंधित करने और 95 लाख ग्रामीण संपत्तियों को कर के दायरे में लाने के लिए ई-स्वाथू 2.0 डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? अच्छा, आप एग्जाम में जाओगे अगर अब सीधा पूछे कि ई-स्वाथू 2.0 ये योजना किस राज्य का है, तो आप बोलिए कर्नाटक का। ये योजना है क्या? इस योजना के तहत वहां के जितने भी गांव हैं जिसके बहुत जमीन है, अब सबको टैक्स के अंदर लाना है। सरकार का ये उद्देश्य बन चुका है। अब देखते होंगे बहुत सारे किसान लोग टैक्स नहीं भरते हैं, जिनका बहुत बहुत जमीन है टैक्स नहीं भरता है। अब कर्नाटक सरकार का ये बोलना है बड़े बड़े जिम्मेदार जिनके गांव में बड़े बड़े बहुत जमीन है, अब सबका एक लैंड रिकॉर्ड सरकार पहले जुटाएगी, अब टैक्स लगाएगी, और टैक्स से जो पैसा आएगा वो पंचायत में खर्चा किया जाएगा उनके विकास के लिए। बस यही योजना का उद्देश्य है। तो बस आपको याद रखना है, ई-स्वाथू 2.0 डिजिटल प्लेटफॉर्म किस राज्य का योजना है? तो याद रख, कर्नाटक। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है यहां पर? संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष भारत के द्वारा संस्थागत श्रेणी के अंतर्गत 25 में संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार जीतने के लिए किस संगठन को सम्मानित किया गया है? ये क्वेश्चन है। तो ये जो अवार्ड दिया गया है ये अवार्ड दिया गया है आप सभी का अंतरराष्ट्रीय जनसंख्या वैज्ञानिक अध्ययन संघ को। ऑप्शन नंबर सी। ये अवार्ड किसको मिला है? ये अवार्ड मिला है आप सभी का इंटरनेशनल यूनियन फॉर द साइंटिफिक स्टडी ऑफ पॉपुलेशन। याद रखिएगा, ये योजना किसको मिला, ये अवार्ड किसको मिला, ये याद हो गया। अब 2-3 पॉइंट याद और रखना है। जो भी अवार्ड मिलता है, जो भी पुरस्कार मिलता है, वो किसी ना किसी समारोह में मिलता है, तो या सम्मेलन बोल लो। तो वो कौन सा था सम्मेलन? तो याद रखिएगा, ये 46वां वार्षिक सम्मेलन के दौरान दिया गया था। यह सम्मान समारोह भारतीय जनसंख्या अध्ययन संघ के 46वें वार्षिक सम्मेलन के दौरान वितरित किया गया था यह पुरस्कार। अब दूसरा बात याद रखिएगा, इसका विषय क्या था? यह बहुत इंपॉर्टेंट है। 46वां वार्षिक सम्मेलन का जो विषय था वो था लोग, गृह, समृद्धि, भारत के समावेशी विकास के जनसांख्यिक कारक। ये थीम है, ये याद रखना है दोस्त। ये सेकेंड नंबर पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, और क्या याद रखना है आप सभी को?
जो ये पुरस्कार जिस संस्था को मिला है ना, उसके अध्यक्ष कौन है? तो उसके अध्यक्ष है दोस्त डॉक्टर सिरनी जेजीवॉय। ठीक है, ये भी याद रखना है आप सभी को, ये 3 पॉइंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, सबको पता होगा ये क्वेश्चन के बारे में, हर साल पूछता है भैया, हर साल, कि हॉर्निवल फेस्टिवल, हॉर्निवल महोत्सव किस राज्य में मनाते हैं? तो ये मनाया जाता है नागालैंड में। ऑप्शन ही नहीं, अच्छा नागालैंड में मनाते हैं। पूछा है इस बार कौन सा राज्य इस समारोह को, इस फेस्टिवल को सपोर्ट कर रहा है? तो याद रखना नागालैंड में मनाते हैं, इसको सपोर्ट कर किया जा रहा है अरुणाचल प्रदेश के द्वारा। ये 26वां एडिशन है। कौन सा संस्करण है? 26। ठीक है, दूसरी बात, इसका थीम क्या दिया गया है, इसका विषय क्या है? तो विषय याद रखिएगा, कल्चर कनेक्ट। ये इंपॉर्टेंट है, ये दोस्त याद रखना है। कल्चर कनेक्ट जो है वो हॉर्निवल फेस्टिवल 2025 का विषय थीम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? ये क्वेश्चन याद रखना है दोस्त, आपने देखा होगा इस बार का पेपर एनटीपीसी 25 का एक्सरसाइज से क्वेश्चन भर भर कर आ रहा है और बच्चे छोड़ छोड़ कर आ रहे हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एक चीज याद रखना, संयुक्त सैन्य अभ्यास एकदम याद रखना है, भूलना नहीं है इस क्वेश्चन को। मैं यहां लिख भी दे रहा हूं, आज का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन यही वाला है। रेलवे एक्सरसाइज से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा और सभी लोग छोड़कर आए, और जितने भी क्वेश्चन पूछे ना, सब स्टेटमेंट बनाकर पूछा गया दोस्त। तो क्वेश्चन को याद रखना आप सभी, संयुक्त सैन्य अभ्यास इकोवरिन, जिसका अर्थ मित्र है, जिसका मतलब क्या है? तो मतलब है दोस्त मित्र का 14वां, कौन सा? 14वां संस्करण भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया है? तो यह अभ्यास जो है इंडिया और मालदीव्स के बीच होता है। ऑप्शन नंबर डी। अब पॉइंट क्या क्या याद रखना है इस पॉइंट से? ये तो याद हो गया ना कि 14वां है, इंडिया और मालदीव्स के बीच में होता है। ये हुआ था केरल के तिरुवनंतपुरम में। कहां पर ये ऑर्गेनाइज किया गया था, ये हुआ कहां था? तो याद रखना स्थान क्या है? तिरुवनंतपुरम केरल में, सबसे पहला पॉइंट। अब दूसरा याद रखना, ये 14 दिन का अभ्यास था। ठीक है, 14 दिन का ये अभ्यास था। भारतीय सेना का प्रतिनिधित्व गढ़वाल राइफल के 45 कर्मी कर रहे थे। तीसरा पॉइंट क्या याद रखना है दोस्त, इसमें भाग कौन लिया था? गढ़वाल राइफल के 45 कर्मी भाग लिए थे, जबकि मालदीव्स की तरफ से 45 लोग ही थे। वो भी याद रखना है MNDF दल के, कहां से? मालदीव तरफ से। तीसरी बात, ये जो अभ्यास किया गया, ये सबसे विशेष फोकस था क्यों किया गया? तो उग्रवाद रोधी एवं आतंकवाद रोधी से निपटने के लिए, यही सब के लिए अभ्यास जो है वो आयोजित किया गया था। ठीक है, ये क्लास अभी चला कितना, मैं पढ़ाया जा रहा हूं, 18 मिनट क्लास चला है, जबकि मुझे लगा आज क्वेश्चन थोड़ा डेप्थ में था, तो 18 मिनट ठीक ठाक है। वरना मेरा मकसद ही है दोस्त कि 15 मिनट से ज्यादा क्लास होना भी नहीं चाहिए। ठीक है, तो इसका सारा पीडीएफ और कल की क्लास का पीडीएफ, दोनों दिन क्लास का पीडीएफ ना टेलीग्राम पर अपडेट कर देंगे। इतनी देर ही पढ़ो, मैं नहीं बोल रहा हूं कि 2 घंटा 3 घंटा पढ़ना है, लेकिन जितने देर पढ़ो तो बोलो भैया कंटेंट पढ़कर मजा आ रहा है। सच में ऐसे क्वेश्चन ही पढ़ना है, और पढ़ने के बाद भैया पीडीएफ से एक बार रिवीजन करने पर भी ना अपने को टाइम ज्यादा नहीं लग रहा है। यानी क्लास भी देख लिए, क्वेश्चन भी समझ में आ गया, और पीडीएफ का रिवीजन भी हो गया, और करंट अफेयर को लेकर विश्वास भी बढ़ रहा है, और बोझ भी नहीं लग रहा है। ठीक है, सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग नहीं बोलेंगे क्योंकि अब शाम हो चुका है। गुड इवनिंग। अपना ख्याल रखना, वहीं पर ख्याल रखिएगा, देश का ख्याल रखिएगा। ठीक है, जय हिंद।